Warm good morning, students. So today we'll again start the same chapter, the language of chemistry, and we'll just move forward to the concept of valency. So stay tuned, take your notebook, grab your pen and start studying. So what is valency? So valency is simply defined as, if it's a one mark simple question, you can simply write कि valency of an element is simply द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. एक एलिमेंट का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको ही हम वैलेंसी के नाम से बुलाते हैं. व्हाट्स दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी? तो एक्चुअल में हम कंबाइनिंग कैपेसिटी उसका हाइड्रोजन के साथ या फिर क्लोरीन के साथ जो उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको ही हम लेते हैं. जैसे H2O है तो हाइड्रोजन का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी और एटम का जो यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन का वो 2 हो गया. क्लोरीन है तो HCl है तो यहाँ पे उसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 1 हो गया. तो लेट मी सिंप्लीफाई इट. मैं आपको इसको थोड़ा सा इजी करती हूँ इस चीज़ को. ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसके लिए सिंपली आपको एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो एक एलिमेंट में होता है उसको हम एटॉमिक नंबर के नाम से बुलाते हैं. तो जो उसके अंदर के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं ये आपको याद रहने चाहिए टिल 20. एटलीस्ट 20 तक आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि 1 हाइड्रोजन का है, 2 हीलियम का है, लिथियम का, ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन. तो आपको ये बिल्कुल सीरीज़ से 20 तक बिल्कुल याद होना चाहिए. ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे वो 20 तक दिख रहा है, आप इसको लिख लो. मैंने आपको पहले भी दिखाया था तो इसको आप लिखो और इसको ज़रूर आपको याद होना चाहिए. नहीं तो आप हर मोमेंट पे जाके अटकोगे. अगर बैलेंस निकालने बोला जाएगा तब आप अटक जाओगे. कभी आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोला जाएगा तब भी आप अटक जाओगे. तो आप आगे चल के बहुत जगह पे आपको अटकना होगा अगर आप इस चीज़ को ढंग से नहीं याद होगी आपको तो. ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि वैलेंसी मैंने बताया कि सिंपल कंबाइनिंग कैपेसिटी. तो जब आपको एटॉमिक नंबर पता है, अगर आपको एटॉमिक नंबर उसका पता है तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे. आपको पता है वो 288 वाला. तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही उसका करोगे तो लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो भी बचेंगे, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए, अब 1 बच सकते हैं, 2 बच सकते हैं, 3 बच सकते हैं, 4 बच सकते हैं. ठीक है, 5, 6, 7, 8 यही हो सकता है. तो जो भी 1 to 8 में जो भी बचेंगे उसके बेसिस पे हम वैलेंसी निकाल सकते हैं. कैसे? अगर आपके लास्ट में वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो उसका वैलेंसी भी कितना है? 1. अगर वैलेंस शेल में, मतलब लास्ट शेल में, वैलेंस शेल हम किसको बोल रहे हैं? लास्ट शेल में. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किए 2, 8, 8, 2 तो लास्ट में क्या है? 2. तो वो मेरा वैलेंस शेल है लास्ट वाला और इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? 2. मतलब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं. तो अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास, ठीक है, तो अगर 2 मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 है तो उसका जो वैलेंसी होगा दैट विल ऑल्सो बी 1. अगर 2 है तो जो वैलेंसी होगा वो भी 2. 3 है तो वैलेंसी भी 3. 4 है तो वैलेंसी भी 4. लेकिन आफ्टर 4 क्या हो जाएगा? अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो उसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो 8 से माइनस करेंगे, मीन्स वैलेंसी विल बी 3. अगर 6 है तो वैलेंसी विल बी 8 माइनस 6, 2. अगर 7 है तो वैलेंसी विल बी 8 माइनस 7 दैट इज़ 1. और अगर 8 है तो 8 माइनस 8 मतलब 0, मतलब वो कंबाइन ही नहीं होगा. जैसे कि हमारे लास्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है 18th ग्रुप के, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन वाला. ठीक है, तो जो हमारा 18th ग्रुप है वो किसी से कंबाइन नहीं होता, नोबल एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा लास्ट ग्रुप में. ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखो कैसे आप करोगे. अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 3 और 6 है तो 2 और 7 है तो 1 और अगर 8 है तो 0. क्लियर? तो इस तरीके से हम वैलेंसी सिंपली निकाल लेंगे. अब कई बार कुछ एलिमेंट्स में हमें वेरिएबल वैलेंसी भी दिखती है स्टूडेंट्स. ठीक है, कई बार हमें वेरिएबल वैलेंसी भी दिखती है, मतलब मोर देन 1 वैलेंसी. एक ही वैलेंसी नहीं, एक से ज़्यादा वैलेंसी. तो एक से ज़्यादा वैलेंसी, जैसे आयरन का 2 और 3 दिखता है. जैसे कॉपर है तो उसका कॉपर प्लस Cu प्लस भी होता है, Cu प्लस 2 भी होता है, Hg का भी +1 भी होता है, +2 भी होता है. अब सबसे पहले समझते हैं कि ये रीज़न क्या है. ये जो वेरिएबल वैलेंसी हमें दिखता है इसका एक्चुअल रीज़न क्या है. कई बार तो इसका जो रीज़न है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में कई बार क्या होता है, एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है इसके वैलेंस शेल से.
जिसके जो वैलेंस शेल में है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। वो लूज़ मतलब जो उसके अंदर का शेल होता है, जो लास्ट शेल है और उसके भी पहले जो शेल है, एक अल्टीमेट शेल हो गया या वैलेंस शेल हो गया, अल्टीमेट शेल और वैलेंस शेल, लास्ट शेल को बोलते हैं। लास्ट शेल के जस्ट पहले, जिसको वो आप बोलोगे सेकेंड लास्ट शेल, उस सेकेंड लास्ट शेल को हम पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेनल्टीमेट शेल, PENULTIMATE, पेनल्टीमेट शेल। तो ये जो वेरिएबल लॉस है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से, इसकी वजह से ही एग्जीबिशन होता है हमें दिखता है वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि इससे बाहर वाले ही शेल से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ। कई बार कम एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से दोनों शेल के बीच में अंदर वाले शेल से भी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वेरिएबल वैलेंसी नज़र आती है। क्लियर? तो सिंपली इसका रीज़न अगर आपको लिखना होगा तो आप राइट डाउन कर लो कि सिंपली when an element loses more electrons than present in its valence shell, that is from its penultimate shell also, then it leads to the exhibition of variable valency. Clear students? ठीक है। अब जब भी अगर एलिमेंट दो वैलेंसी शो कर रहा है तो दोनों के लिए हम नाम अलग अलग लिखते हैं। अगर दो वैलेंसी शो कर रहा है तो दोनों के लिए जो हम नाम लिखते हैं वो अलग अलग लिखते हैं। अगर छोटा वाला है, जैसे किसी का 1 और 2, तो 1 छोटा हो गया, 2 बड़ा हो गया। 2 और 3, तो 2 छोटा हो गया, 3 बड़ा हो गया। ठीक है। 3 और 4, तो 3 छोटा है, 4 बड़ा है। समझ में आ रही बात? तो सिमिलरली जो भी वैलेंसी वो शो कर रहा है उसमें से जो भी छोटा है, वो जो भी स्मॉलर है, उसके साथ हम जोड़ते हैं अस, और जो भी लार्जर है उसके साथ हम जोड़ते हैं इक उसके नाम में। जैसे अगर Fe+2 है ना, आयरन दो वैलेंसी शो कर रहा है, Fe+2 और Fe+3, तो Fe+2 अगर है तो उसको हम बोलेंगे फेरस। क्या बोलेंगे? फेरस। FeO अगर बना रहा है तो फेरस ऑक्साइड, और Fe+2 मतलब फेरस है वो। Fe+3 है मतलब फेरिक। क्या है वो? फेरिक। तो ये ऑक्साइड अगर बनाएगा तो क्या बना लेगा? Fe2O3। ठीक है, Fe2O3। सिमिलरली कॉपर का देखो आप ध्यान से, कॉपर स्मॉलर कौन सा है? 1, तो क्यूप्रस। +2 उसका लार्जर हो गया तो वो क्यूप्रिक। इसलिए 1 2 याद नहीं रखना है कि 1 वाले को अस बोलेंगे और 2 वाले को एक। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि जो स्मॉलर है उसके साथ हम अस लगाएंगे एंड द लार्जर वन विल हैव एक। क्लियर हो रहा है आपको? तो और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स भी हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, सल्फर, ये भी हमारे वेरिएबल वैलेंसीज हमें दिखाते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो दोनों के दोनों हैं, दोनों 3 और 5 वैलेंसी शो करते हैं, और सल्फर जो है वो 3 वैलेंसी शो करता है, 2, 4 और 6। ठीक है, आप कहीं नोट डाउन कर लो। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है हमारे शो करते हैं 3 और 5 वैलेंसी, और जो तुम्हारे सल्फर हैं वो शो करता है 2, 4 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक ये नोट कर लिया होगा जो भी मैंने अभी तक आपको बताया कि वैलेंसी क्या होता है या फिर वेरिएबल वैलेंसी क्या है, रीज़न क्या है वेरिएबल वैलेंसी का, और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, उनका वेरिएबल वैलेंसी क्या क्या है। अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। इट इज़ रैडिकल्स। क्या है ये? रैडिकल्स। तो सिंपली स्टूडेंट्स, रैडिकल्स क्या है? तो रैडिकल्स एक्चुअल में क्या है? सिंपल ग्रुप ऑफ एटम्स है। एटम्स का ग्रुप अलग, जो कि एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है, और उनका जो वैलेंसी होता है वो उसी में हमें उसके केमिकल फॉर्मूला से ही नज़र आ जाता है। हमें उसके वैलेंसी कुछ अलग से ध्यान नहीं रखना या अलग से नहीं निकालना। उसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज है, फिर से स्टूडेंट्स, अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज है तो वो बेसिक रैडिकल है, कटायन है। ठीक है, बेसिक रैडिकल है, कटायन है, और जो भी प्लस के बाद जो भी लगा है, +1 है तो ऑफकोर्स एक वैलेंसी है, +2 है तो द वैलेंसी इज 2, +3 है तो वैलेंसी इज 3, +4 है तो वैलेंसी इज 4 एंड सो ऑन। तो अगर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब वो बेसिक रैडिकल है। अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज है
ठीक है, -2 -3 कोई भी माइनस चार्ज अगर इसके ऊपर है, CO3 -2 अगर है, NO2 माइनस, P3 माइनस, N3 माइनस, ClO3 माइनस, इस तरह के अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक रेडिकल है। और वैलेंसी के लिए तो हम प्लस माइनस चार्ज कुछ कहते नहीं है, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है तो वो तो बस वो नंबर हमें चाहिए, प्लस या माइनस का तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है वैलेंसी के टर्म्स में। तो बस हमें वो नंबर देखना है कि क्या नंबर है, 3 है मतलब वैलेंसी 3 है, 2 है मतलब वैलेंसी 2 है। अगर ओनली प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 समझ के चलते हैं, ठीक है, 1 है तो इसलिए कई बार हम 1 को नहीं डिनोट करते हैं। तो सिर्फ प्लस भी है तो इसका मतलब हमें समझ के चलना है कि उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। +1 तो प्लस है तो वैलेंसी क्या है, 1 है। माइनस बस लिखा हुआ है तो वैलेंसी क्या है, 1 है। तो प्लस माइनस की वजह से उसके वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, वैलेंसी तो वही रहेगी, 1 ही रहेगी, ठीक है। प्लस और माइनस बस वो ये दिखा रहा है आपको कि वो एक बेसिक रेडिकल है अगर प्लस चार्ज है तो, और माइनस अगर है तो वो एक एसिडिक रेडिकल है, बस यही बता रहा है, ठीक है। अब आपके सामने जो आपको 2 चार्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स, उन दोनों चार्ट को एक बार ज़ोर से उसको आपको एक बार पढ़ना है और आपको याद रखना है। जब भी उसको याद करो, याद क्या, आप एक बार पढ़ोगे उसको तो आपको वो याद रहेगा। तो उसके तो प्लस या माइनस चार्ज के साथ पढ़ना है, ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन का 1 होता है। इनका तो आपको पहले से भी पता ही है, वैसे हाइड्रोजन का 1 ही होता है, सोडियम का 1 होता है, पोटेशियम का 1 होता है। लेकिन जो अलग एलिमेंट्स है जिसका आपको निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, अभी आपने नहीं सीखा है SPDF, तो जो आपके लिए निकालना पॉसिबल नहीं है या फिर हम उतने चीज़ों में नहीं जाएंगे, तो अभी एटलीस्ट आपको इसको पढ़ के आपको ध्यान में रखना है। मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम +2, बेरियम +2, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद रहेगा। नहीं तो आपको मैंने पीरियोडिक टेबल वाला भी एक बार पीरियोडिक टेबल का जो याद करने का टेक्निक बताया होगा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में आप देखोगे, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से ग्रुप में है, और ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आप उसका वैलेंसी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको वो उसको भी आपको देखोगे तो उसको बहुत आपको याद करने में आपको हेल्प करेगा। तो पहले आप पीरियोडिक टेबल अपना याद कर लो, और पीरियोडिक टेबल को आप अपना याद करने के बाद सिंपल सा आप इस चीज़ को देख लेना आराम से, ठीक है, कि कौन सा इसका कौन सा है, तो आपको वो चीज़ें एकदम याद रहेगी। जैसे कि मैंने बताया ना ग्रुप 2 है, जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो उस तरीके से आपको वो ग्रुप 2 आप इस तरीके से मैंने सबके लिए निमोनिक्स बताया हुआ है, पीरियोडिक टेबल वाला है जो बनाया हुआ है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, आप उसको देख लेना। तो जैसे बेटा मांगे का, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स अभी हमने बोला सब ग्रुप 2 में लाई कर रहे हैं, तो सबकी वैलेंसी भी क्या है, +2 ही सबकी वैलेंसी है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद रखोगी। अगर कौन से ग्रुप का है आपको पता चल गया तो आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल गए, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है अगर आपको, तो आपको बहुत क्लियर है कि एज पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कैसे निकालोगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इन दोनों ग्रुप को ध्यान से देखो, एक बार आप बस पढ़ो उसको ध्यान से, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा इसको ध्यान दो, थोड़ा सा इसको बनाइए, थोड़ा इसको नोट्स बनाओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो उसको करो, एंड देन विल कम अप नेक्स्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ केमिकल फार्मूला। हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं हम ये देखेंगे, ठीक है। और वैलेंसी, अगर हमारे पास कोई फार्मूला दिया हुआ है तो उससे वैलेंसी कैसे निकालेंगे। और उसके बाद जो पार्ट है स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशन, उसका भी वीडियो बना दिया है मैंने, केमिकल इक्वेशन क्लास 10 वाले प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा। केमिकल इक्वेशन का जो प्लेलिस्ट का भी उसमें बना है कि केमिकल इक्वेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें, आप उसको भी बहुत ध्यान से एक बार देख लेना, उसमें भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो दोनों क्लासेस के लिए कॉमन है, ठीक है। क्लास 10 वाले वीडियो में जो कि है कि केमिकल इक्वेशंस, तो उसको भी आप देखोगे, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, और उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, बैलेंसिंग देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, एटॉमिक मास देखेंगे, और साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you very much. You will be sent assignment. Please solve the assignments. और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो you can message me or you can call me to get the answers. So all the very best and thank you very much.